देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जो शायरी करते हैं और सियासत भी, पूंजीपति हैं और समाजवादी भी, सितारों से बात करते हैं और जमीनी राजनीति का दावा भी, दोस्ती दिल से करते हैं और दुश्मनी दिलेरी से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद अमर सिंह। अमर सिंह जी, आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अमर सिंह, देश की राजनीति का बड़ा नाम, तीखे बयानों के लिए मशहूर अमर सिंह। कांग्रेस का नाम ले रहा हूं, किसी व्यक्ति का नहीं। वो इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके फेंक देती है। 6 साल पहले अमर सिंह को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन इसी मई महीने में अमर सिंह की घर वापसी हुई है। न सिर्फ घर वापसी हुई, बल्कि राज्यसभा की सीट भी तोहफे में मिली। 1996 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने अमर सिंह, चौथी बार राज्यसभा पहुंचे हैं। 2010 में आजम खान से विवाद पर मुलायम सिंह ने अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया था। अमर सिंह ने लोकमंच पार्टी बनाकर 2012 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद वो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी हार गए। 2008 में न्यूक्लियर डील के समय अमर सिंह ने अपनी उंगलियों पर देश की राजनीति को नचाया था। उसी समय हुआ था देश के संसदीय इतिहास का सबसे कलंकित अध्याय। संसद में खुलेआम नोट लहराए गए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार बचाने के लिए सांसदों के वोट खरीदे गए। आरोपों के घेरे में अमर सिंह भी आए। ये अमर सिंह का ही कमाल था कि वो बीजेपी नेता कल्याण सिंह को एक समय समाजवादी पार्टी में ले आए थे। ये अमर सिंह ही थे जो 2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम, लालू और पासवान को एक मंच पर लाए थे। अमर सिंह फिल्मी सितारों के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी सुर्खियों में रहे। जया बच्चन, जया प्रदा, संजय दत्त और मनोज तिवारी जैसे बॉलीवुड के सितारे उनकी वजह से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। लेकिन ये भी सच है कि जब उनका सितारा गर्दिश में था तो दोस्त भी उनसे दूर हो गए। अब अमर सिंह एक बार फिर एक्शन में हैं। अमर सिंह जी, सबसे पहले स से शुरू होने वाले 2 शब्द हैं, उनमें से आप किसको कैसे आंकते हैं, किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? सहूलियत और संबंध। देखिए, मैं संबंध को ज़्यादा महत्व देता हूं और संबंधों को महत्व देने के कारण सहूलियतें ख़त्म हो जाती हैं। आज का युग ही नहीं, लोग कहते हैं कि कलयुग में ऐसा हो रहा है। आप त्रेता में चले जाएं तो जिनकी हम पूजा करते हैं उन भगवान को भी संबंधों के निर्वहन के लिए अपनी सहूलियत छोड़नी पड़ी। अपने पिता दशरथ के लिए, अपनी माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करने के लिए तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो क्षत्रिय कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास झेलना पड़ा, संबंधों के लिए सहूलियत छोड़नी पड़ी। इसी अक्षर से जुड़े 2 और शब्द मैं आगे जोड़ूंगा, उस पर बात होगी। उससे पहले ये एक बयान है, ये सुन लीजिए। यहाँ आ जाए, आगे आ जाए अंकल, कम दिस साइड, यहाँ आ जाए। प्रोफेसर, ही इज माय अंकल। कहाँ आप इतनी दूर चले गए थे? वो कह रहे हैं कि आगे आ जाइए, पास आ जाइए। तो ये जो पूरी एक प्रक्रिया चल रही है, क्या है ये? देखिए, कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। पहला गाना हो गया शो का। जब आपका एग्जिट हुआ था समाजवादी पार्टी से, तो ये कहा जा रहा था कि उनके भाइयों को और परिवार के सदस्यों को आपका जो इन्फ्लुएंस था मुलायम सिंह जी के ऊपर, उससे बहुत तकलीफ थी। तो अब आप उसको कैसे नेगोशिएट करेंगे? आदरणीय मुलायम सिंह जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से आपके प्रश्न का उत्तर कई बार दिया है कि अमर सिंह जी हमारे दिल में रहते हैं। दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, जीतते और हारते हैं। दिल जब तक मनुष्य जीवन रहता है तब तक धड़कता है, क्योंकि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं राज्यसभा का उम्मीदवार बिल्कुल नहीं था, ना मुझे उम्मीद थी और ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। लेकिन मुलायम सिंह जी का यह बयान किसी राज्यसभा में नामांकन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, बड़ा और अच्छा है और सुंदर है। और कहते हैं ना कि सुंदर क्या है, जो सत्य है वही सुंदर है और वही शिव है, इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। आप तीखे बयान देते हैं, फिर इतनी सरलता से, इतने सहज तरीके से, इतनी सुगमता से, इतना सपाट चेहरा लिए हुए कैसे बात कर लेते हैं? क्या ये जो स्फूर्ति है, ये क्या ये सत्ता की स्फूर्ति है? ये आता कहाँ से है कि आप एक बार बयान देंगे और फिर जाके मिल भी जाएंगे? देखिए, मैं यह विधा चंद्रशेखर जी से सीखा हूँ। आदरणीय चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व के इस कृतित्व का मेरे जीवन में और दर्शन में बड़ा प्रभाव है। आदमी अगर उसके हृदय में गंदगी नहीं हो और वो सत्य निष्ठा से जो समझता है वो बोले, तो समझने वाले समझते हैं और जो ना समझे वो अनाड़ी है। एक समय था समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद आप सबसे ताकतवर शख्सियत थे। उस समय आप मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक ज़रूरत भी थे, समाजवादी पार्टी की भी। आज आप जब लौट कर आए हैं तो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की एक तरह से कृपा पर आए हैं। वो समय और आज का समय, घर वापसी के बाद, क्या कुछ इस घर में अजनबी जैसा महसूस होता है या आपको एडजस्ट करने में कुछ दिक्कत होती है? देखिए प्रदीप जी, आडवाणी जी ने रथ निकाला, सब कुछ किया। आडवाणी जी ही ने नरेंद्र मोदी जी की रक्षा की गुजरात के दंगे के बाद गोवा में। आज आडवाणी जी कहाँ हैं? तो जीवन में हर चीज़ का एक सत्र होता है। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने ना माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। और हम किसी की कृपा पर नहीं आए हैं, हम मुलायम सिंह के प्रेम पर आए हैं। प्रेम और कृपा में बड़ा गुणात्मक अंतर है। पर ये तो आप मानेंगे कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी और उनके भतीजे में जो रिश्ते हैं वो एक तरीके से शुष्क हैं। एक तरीके से शुष्क हैं। आपको लगता है कि जो तनाव है उसमें शिथिलता लाने की ज़रूरत है? आप उसमें संकट मोचक बनने का काम करेंगे? शिवपाल और अखिलेश में बहुत अधिक प्रगाढ़ता और अंतरंगिता है। और जहाँ सवाल अभी हाल के घटनाक्रमों का, तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश ने अपनी बात पार्टी के फोरम में कही। मुख्यमंत्री होते हुए भी एक सार्वभौमिक सत्ता का स्वामी नहीं बनाए। और आप क्या कहेंगे कि जब सोनिया गांधी जी ने, कपिल सिब्बल जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आदरणीय लालू जी के पक्ष में एक प्रावधान बनाया और उसको श्री राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता में फाड़ दिया बिना किसी संसदीय बोर्ड में गए। वो हमारे यहाँ दिक्कत ये है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। पर आप देखिए कि सार्वजनिक मंच से शिवपाल जी बोल रहे थे, उन्होंने मंच पर मौजूद सब लोगों के नाम लिए, मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, उनका नाम नहीं लिया। इतनी कड़वाहट, मतलब इतनी नाराजगी। आप इसको करिए। हमारे शिवपाल से निकट हमारा कोई नहीं, हमारे बड़े प्रगाढ़, बड़े अंतरंग घर के, मतलब इसमें भी संशय नहीं है। अगर आप चलिए अवधारणा पर चलें, जनेश्वर मिश्र पार्क में बहुत दिनों बाद जब मैं पहली बार गया, सबसे ज़्यादा स्वागत सत्कार मेरा शिवपाल जी ने किया और मैंने उन्हीं का नाम नहीं लिया। वो मुलायम सिंह जो अभी हाल फिलहाल कई बार कह चुके हैं कि मुलायम अमर सिंह हमारे दिल में रहते हैं, तो कल की सभा में मेरा नाम नहीं लिया तो क्या मैं मुलायम सिंह से दूर हो गया? कभी कभी नाम छूट जाता है। अब मैं, दिक्कत यह है कि हमारे हृदय में, हमारे उर्व में कितना प्रेम है एक दूसरे के प्रति। अब मैं हनुमान की तरह अपना छाती फाड़ करके दिखाऊं कि उसमें कहाँ अखिलेश हैं, कहाँ मुलायम है, तो देखिए वो हनुमान भगवान थे, वो कर सकते थे। मैं अपनी छाती फाड़ूं, शिवपाल अपनी छाती फाड़ूं तो आईसीयू में जाना होगा। नहीं, आपकी बात नहीं हो रही, मैं शिवपाल जी की बात कर रहा हूँ। शिवपाल जी और अखिलेश में जो तनाव है उसके कोई तनाव नहीं, आप विश्वास करें। एक आरोप लगता है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ झगड़ा हो जाता है। आप अंबानीज के साथ थे तो अनिल और मुकेश में झगड़ा हुआ, सहारा में थे तो जयव्रत राय और सुब्रत राय में मतभेद हुए,
और अब आप यहाँ आए तो आते ही फिर शिवपाल और दिबांग कर रहे थे, इनका झगड़ा शुरू हो गया, अखिलेश का, रामगोपाल जी का अलग आपसे नाराजगी है। तो ये झगड़ा स्वाभाविक रूप से संयोग से हो जाता है या कहीं इसमें आपकी भूमिका रहती है और आप इस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं? जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों की आपने बातें की हैं, उन जगहों की किसी सत्ता और वैभव से मेरा दूर दूर तक कोई न तो संपर्क न लेना देना है। मैं आपको ये भी कह दूं, लोग ये भी कहते हैं कि जिस अमिताभ बच्चन, मैं नहीं कहता, उन्होंने स्वयं एक बयान में कहा कि अगर अमर सिंह मेरे जीवन में नहीं होते तो सदी का महानायक बम्बई की सड़कों पर टैक्सी चला रहा था। आज वो भव्य टेलीकॉम में वैभव का अट्टहास कर रहे हैं, बगल में कभी कभी मोदी जी दिख जाते हैं। है हिम्मत, आप प्रश्न करेंगे कि जब राजीव गांधी थे तो आप उनके निकट थे, जब अमर सिंह थे तो आप उनके निकट थे, अब आप मोदी जी के निकट हैं। तो ये सारे सवाल जो तीखे सवाल हैं, ये हम ऐसे लोगों के लिए होता है क्योंकि हम बहुत सामान्य मध्यवित्त परिवार से आए, हमारी कोई बल्दियत नहीं है, हमारे पिता और दादा का कोई नाम नहीं है, तो ये फर्स्ट जनरेशन सक्सेस है। आज पार्टी में लोहियावादी और समाजवादी विभाजन खत्म हो गया है। आज विभाजन अखिलेशवादी और शिवपालवादी है, तो उसमें आप अपने को कहाँ पाते हैं? और झगड़ा बढ़ाने वाला रोल है आपका, निपटाने वाला रोल है, ये आप अपनी भूमिका उसमें क्या दें? समाजवादी पार्टी में आज भी लोग भ्रमित हैं, अगर कोई समझता है वो शिवपालवादी है या अखिलेशवादी है। समाजवादी पार्टी के गौमुख मुलायम सिंह हैं, समाजवादी संगठन गंगोत्री और गंगा है, दिमाग प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, चेहरा अखिलेश यादव हैं, रीढ़ की हड्डी शिवपाल हैं और आकस्मिक दुर्घटना अमर सिंह है। आप ये जो चुनाव आ रहे हैं उसमें मोदी की जो बीजेपी है उसको आप कैसे आंकते हैं? मोदी जी निश्चित रूप से एक अच्छे प्रशासक हैं, एक अच्छे नेता हैं। राजनीतिक विरोध का मतलब कोई गैंगवार थोड़ी है कि हम कहें कि मोदी जी बिल्कुल अच्छे नेता नहीं है। मोदी जी के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा वक्फुटता है, लेकिन मोदी जी की कमी है कि उनकी टीम में उनके तेज तर्रार छवि के अनुरूप अनुकूलता नहीं है, इसलिए सुर ताल में कहीं समन्वय में गड़बड़ी हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि कई काम मनमोहन सिंह करके गए, लेकिन जब वो परिपक्व हुआ तो उसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, और कई चीज़ मोदी जी करके जाएंगे, पता चला उसका उद्घाटन हो सकता है कोई और करे। जैसे उत्तर प्रदेश में भी कई अच्छी योजनाएं मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में मैंने शुरू की थी, लेकिन उसका फल मायावती जी को मिला। मैं अखिलेश यादव को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि इस बारे में बहुत चिंतित हैं कि जो बड़े बड़ी सड़कें बना रहे हैं या जो मेट्रो बना रहे हैं, उपक्रम उनका उद्घाटन कहीं बुआ न कर दे, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारे शासनकाल के समाप्ति से पूर्व ही मैं कैंची चला दूँ। तो ये बुद्धिमत्ता है। आपकी बातचीत से लग रहा है कि अखिलेश यादव को लगता है कि मायावती दोबारा आ सकती हैं सत्ता में। ये मैंने नहीं कहा अखिलेश यादव को लगता है, हम तो राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति में आप चांस नहीं ले सकते। नहीं, आपने कहा ना कि अखिलेश जी कहते हैं ऐसा ना हो कि फीता जो है वो बुआ काटें। नहीं, हम काटेंगे भाई, हमने जो बोया है, हमने जो गाया, हम काट लें और काट के हम जाएं कि देखो हमने बोया और काट लिया, तो उसका एक संप्रेषण दूसरा होता है। हम अगर 1% भी संशय हो, हमें संशय नहीं है, लेकिन अगर संशय हो तो हम छोड़ें क्यों? एक और ये बयान है, ये सुन लीजिए। अमर सिंह की पार्टी में आने से तुम्हारी हमसे क्या नाराजगी है बताओ? अमर सिंह की पार्टी में आने से 2017 में आपको कितना फायदा होगा? तो इधर आ जाओ मेरे साथ भी हो। अमर सिंह की पार्टी में 2017 में आपको कितना फायदा होगा? जो सवाल सबसे कमजोर है उस सवाल पे आप सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं, ये लोकतंत्र की बदनसीबी है। और बहुत सी बातें हैं यार, बहुत दुखी हैं लोग। अब कैसे संबंध हैं आपके आजम खान से? कोई इसमें बदलाव आया है, कोई बातचीत हुई है जब से आप पार्टी में वापस आए? देखिए, बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। कबीर और रामायण के अलावा आपने 5 साल में लगता है कुछ पढ़ा नहीं है और ज़्यादा। वही जीवन का सार है, क्योंकि अगर कोई हमसे नाराज है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो उस नाराज़गी का कारण मैं हूँगा, मैं उसमें सुधार करूँगा, कोशिश करूँगा कि नाराज़गी प्रसन्नता में, खुशनुमाई में बदल जाए। अगर आपको आजम खान को 2 वाक्य कहने हो
जो अब आपकी पार्टी के सहयोगी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, अगर सीधी बात अगर आपको उनसे करनी हो तो? अरमान भरे दिल में जख्मों को जगह दे दे, भड़के हुए शोलों को कुछ और हवा दे दे। बनती है तो बन जाए ये जिंदगी एक अफसाना, ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना। आपसे आजम खान साहब की कोई मुलाकात इन दिनों हुई? अगर हुई तो क्या बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और मुलाकात ही नहीं होगी तो बातचीत क्या होगी। लेकिन मेरी ओर से प्रयत्न रहेगा कि मैं सकारात्मक रहूं, विनयावनत रहूं, इसलिए कि आजम खान साहब आदरणीय मुलायम सिंह जी बेहद इज्जत करते हैं। यह अशोभनीय है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मुलायम सिंह के प्रिय हो, निकट हो, उसके बारे में हम कोई प्रतिकूल आचरण करें और कोई गलत बात बोलें। क्या आपकी जया बच्चन से कोई बातचीत हुई? क्योंकि वहाँ भी काफ़ी खटास थी। देखिए, ऐसा है कि अमिताभ बच्चन का एक बयान है और उस बयान में उन्होंने कहा कि अमर सिंह जी हमारे परिवार के हैं, हमारे मित्र हैं, उनको कुछ भी कहने का अधिकार है और सुनने का हमारा कर्तव्य है। इस बयान के बाद मैं इस पूरे प्रकरण को विराम लगाता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पनामा लीक में जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजी है, आयकर का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर खुल गया है, और पीठावाला का मामला जो प्रवर्तन निदेशालय देख रहा है, इन सारे मामलों से में देश के प्रख्यात वकील हरीश साल्वे के नेतृत्व में जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में ईश्वर उन्हें कामयाबी दे और इनक्रेडिबल इंडिया के एम्बेसडरशिप जो उनके हाथ में आते आते छूट गई है वो उनको मिले। आप नहीं बोलते बोलते भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। आप सारे उन केसेस के बारे में बता देते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं पर उनके लिए अच्छा होना चाहिए। हम बता देते हैं, क्या बात करते हैं। ये तो अमिताभ बच्चन करते हैं। उस शोले में कहा था चाची को जब बता रहे थे कि चाची शराब पीता है, बेस्या के यहाँ जाता है, लेकिन लड़का बड़ा अच्छा है। हम तो उनके शुभेच्छु हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी कष्टों से उनकी मुक्ति हो। हम जानना चाहेंगे, ऐसा हुआ क्या कि जो दो भाई थे वो आज दोनों बिछड़ गए हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में बोलने से कतरा रहे हैं, और क्या कभी आपको इस बात का दुख हुआ कि जब आप संकट की घड़ी में थे तब आपके भाई आपके साथ खड़े नहीं थे? बिल्कुल दुख हुआ। मैंने कहा ना, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा अनुराग होता है, वहाँ उसी अनुपात की कटुता होती है। लेकिन उस कटुता को मैं भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ और पहले के मुकाबले वो कटुता कम हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन का आचरण बड़ा शोभनीय रहा है। उन्होंने अपनी ओर से कभी कुछ नहीं किया है, कहा है कर भले दिया हो जो करना हो, लेकिन मुंह से बोला नहीं है। और हमने किया भले अच्छा हो, लेकिन मुंह से बहुत बोला है। जो सौम्यता का जो आवरण पहना जाता है, छोला पहना जाता है, जिसको पहनने में वो माहिर हैं, कम से कम उनसे ये गुण सीखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी की कोई भूमिका होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में? नीतीश कुमार जी से ज़्यादा प्रभावी उस वोट बैंक पर हम नाम नहीं लेंगे जिस पर नीतीश कुमार जी दावा कर सकते थे, आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी होंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि नीतीश जी का जो लाभ उत्तर प्रदेश में उनके वर्ग में हो सकता था, वो मुलायम सिंह जी की इस कौशल के बाद, बेनी प्रसाद जी के आगमन के बाद, शुभागमन के बाद, उसमें निष्क्रियता आएगी। आपने कांग्रेस से भी संबंध सुधारने की कोशिश की, सुधर भी गए थे, पर यह था कि आप चाहते थे कि आप भी जाएं और जयाप्रदा भी जाएं, एक पैकेज डील आप चाह रहे थे। मेरा सोनिया जी के प्रति, प्रियंका के प्रति और कुछ दूरी राहुल जी से थी। मैं ना डरता हूँ, ना घबराता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ। अब उनसे भी नहीं। व्यक्तिगत रूप से मेरे उन तीनों से संबंध बहुत अच्छे हैं। और अगर मुलायम सिंह जी को मैं अपना अग्रज नहीं मानता, बड़ा भाई नहीं मानता, और उनसे मेरे इतने अटूट और निकट के संबंध नहीं होते, तो संभवतः मैं कांग्रेस में चला भी जाता। और आज भी इस मंच से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे दुख के समय दो व्यक्ति सामने आए
जिन्होंने हमारी पत्नी हमारे बच्चों का हाल पूछा जब मैं जेल में बंद था। एक तो राजदड़ी राजनाथ सिंह जी, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अगर कुछ पैसे की ज़रूरत हो, क्योंकि अगर हमारे बैंक में पैसा भी हो तो हम जेल में बंद रहते समय दस्तखत नहीं कर सकते, तो मैं भिजवा दूं। और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और एक दो बार नहीं कई बार उन्होंने फ़ोन किया। और दूसरा सोनिया जी ने किया। राजनीति में राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सोनिया गांधी कांग्रेस की हैं, तो हर आदमी के अंदर जो अच्छाई हो उसे सार्वजनिक रूप से मान लेना चाहिए। आज अगर मोदी जी को भी जीएसटी बिल पास कराना है तो कांग्रेस को दुश्मन मानकर, शत्रु मानकर या एक द्वंद्व करके ये जीएसटी बिल नहीं पास होगा। अब तक जो उन्होंने किया है, आगे आप कैसे भविष्य देखते हैं राहुल गांधी का? राहुल गांधी अभी राजनीति के कैनवास पर अपना चित्रण करने में लगे हैं। उनका चित्रण पूरा हो जाए हम बोलेंगे। आपने स से शुरू होने वाले 2 शब्द तो हिसाब से लगाए, मैं आपको 4 शब्द दे रहा हूं: सहूलियत, संबंध, सत्ता, सिद्धांत। कौन आपको सबसे ज्यादा जरूरी रखते हैं? संबंध सबसे पहले, संबंध के बाद सत्ता, सत्ता के बाद सिद्धांत, और सबसे अंत में सहूलियत। लेकिन सत्ता बहुत जरूरी है। सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है। नहीं, सिद्धांतों का मतलब यह है कि महाभारत का युद्ध जीतने के लिए वचन देने के बावजूद कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया, रथ की ध्वजा में हनुमान जी को आहूत कर दिया, और भीष्म को निपटाने के लिए शिखंडी का उपयोग कर लिया। अमर सिंह जी, इतने साल हो गए आपको राजनीति में, आपको एक तरीके से डील मेकर कहा जाता है, आपको फिक्सर कहा जाता है। मैं आपसे इसमें गंभीरता से पूछना चाहता हूं, क्या स्वस्थ राजनीति में इस तरह की लोगों की जरूरत होनी चाहिए? किसी भी जीवन में कुछ भी आप करिएगा, ऐसे लोगों की जरूरत होनी चाहिए। दलाल कह लीजिए, ब्रोकर कह लीजिए, जब बोल ही रहे हैं तो ठीक से बोलिए। वचनम किम दरिद्रता, जब ठोकना है तो ठीक से ठोकिए। लिखने वालों ने, चंदन मित्रा ने कह दिया कि अमर सिंह जी लीडिंग ब्रोकर ऑफ इंडिया। हमारे मित्र हैं, हम कटु नहीं हैं। देखिए, घनश्याम दास बिरला से धीरू भाई अंबानी तक उद्योगपति बनने से पहले सब दलाल थे, और अगर दलाल ना हो तो फिर लड़के लड़की शादी ना हो। तो जीवन में मध्यस्थता हरदम जरूरी होती है। हाँ, जो मध्यस्थ होता है वो मध्यस्थता करके एक परिणति तक ले जाएगा चीज़ को, लेकिन वो मध्यस्थ कभी राजा नहीं बनेगा। तो हमने तो राजा बनने का दावा कभी किया नहीं। मुश्किल ये आती है कि जब मैं आपसे 4 शब्द देता हूं तो आप कहते हैं सबसे जरूरी है संबंध, क्योंकि आपको काम करवाना है, संबंध से होगा। फिर आप कह रहे हैं उससे ज्यादा दूसरे नंबर पर सत्ता, फिर आप कह रहे हैं तीसरे नंबर पर सिद्धांत, चौथे नंबर पर सहूलियत। तब इस तरह से ऑर्डर बनता है। देखिए, तो क्या स्वस्थ राजनीति में ऐसी सोच होनी चाहिए, ये पूछ रहा हूं। तो कृष्ण से बड़ा मध्यस्थ कौन था? उनकी पूजा मत करिए आप। जो कि कौरव और पांडव, कौरव को उन्होंने सेना दे दी, पांडव को उन्होंने वचन दे दिया। सत्ता इसलिए चाहिए कि अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो सत्ता के बगैर नहीं होगी। संबंध इसलिए चाहिए कि अगर वो नहीं होंगे तो मोदी जी नहीं होते। संबंध आरएसएस से थे, संघ के प्रचारक थे, संबंधों के कारण ही तो अवसर मिले उनको। तो संबंध अगर नहीं होंगे तो विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होंगे तो आप और हम नहीं होंगे। आप ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि मैं कृष्ण हूं? ये आप कह रहे हैं, मैं क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह करके सनातन धर्मियों से और हिंदू वाहिनी से प्रदर्शन करवाऊंगा? मैं कृष्ण के पांव की धूल नहीं हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, ताकि इसी को मुद्दा बनाने के बाद पता चला बाहर निकला तो दुर्गा वाहिनी और पता नहीं हिंदू वाहिनी के लोग जो हैं त्रिशूल लेकर के या डमरू लेके हमारे ऊपर तांडव करते मिलेंगे। मैं वचनों में बड़ा कंजूस हूँ, वैसे राजनीति और सत्ता में भले कंगाल हो जाऊं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की धरती में अभी आपको क्या लगता है कि आपकी सीधी टक्कर किससे है? और साथ ही साथ राजनीति में फ़ोन टैपिंग और ब्लैकमेलिंग दोनों की क्या भूमिका बढ़ रही है? आप अपनी निजी ज़िंदगी में, निजी अनुभव से कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुलायम सिंह जी का संगठन कौशल और अखिलेश यादव की आधुनिकता, इसकी संपुटता मोदी
को अच्छी तरह से जवाब देगी। ये जो सांगठनिक ढांचा समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह के नेतृत्व में बना है मजबूत, वो अभी तक टूटा नहीं है। और जो विकास की जो, अब जैसे मोदी जी ने कहा बनारस में क्योटो आएगा, तो जापान का क्योटो अभी तक आ रहा है, लेकिन अखिलेश की मेट्रो दौड़ पड़ी है। और जो घाटों की सफाई का काम अखिलेश शुरू कर चुके हैं, तो उनका काम दिख रहा है। और मुलायम सिंह जी की सबसे बड़ी गुणवत्ता ये है, उड़ते हवाई जहाज से नीचे देखकर बता देंगे ये कौन सा गांव है, कौन सा जिला है, कौन सी तहसील है। वो सचमुच में धरती पुत्र चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। और मायावती जी का क्या है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बड़ा उनका सम्मान करते हैं, महिलाएं, दलित हैं, हाँ हमारा तो नेता बेटा दोनों हैं हमारे अखिलेश। उन्होंने कहा हमारी बुआ हैं, तो बेटे की बुआ के बारे में मैं कैसे कुछ खराब बोलूँगा। तो ये जरूर कहूँगा, लेकिन बेटे की बुआ के लोग, उनके विपक्ष के नेता, सबसे बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है। तो ये जो अंतिम कील जो है उस कॉफिन पर, तो वही लगा दिए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपने शुरुआत की क्षत्रिय कुलभूषण, आपका समाजवादी पार्टी में आने में क्या इस क्षत्रित्व का भी कोई कारण है या सिर्फ परिवार के समीकरणों को निपटाने के पीछे? क्षत्रित्व का कोई कारण नहीं है, बिना नाम लिए मैं कहता हूँ, बल्कि इसी क्षत्रित्व के कारण समाजवादी पार्टी से अलग होने में एक कारण बना। तो क्षत्रित्व का कोई इसमें रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। क्षत्रिय कुलभूषण आपके मुंह से निकला, कुलभूषण वो है, इसलिए कहता हूँ। अगर सारे इस तरीके भगवान से पढ़ा नहीं सारे मैंने, भगवान ना क्षत्रिय कुल तुलसी की में, रामायण में ना वाल्मीकि रामायण में हमने क्षत्रिय कुलभूषण कहीं नहीं पढ़ा। अरे हम कहते हैं ना, क्योंकि वो क्षत्रिय रघुकुल के हैं। ये तो आपने पढ़ा ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई। अब आप कह देंगे कि महावीर क्षत्रिय नहीं थे, बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। मैं तो एक अंश और कहता हूँ, जितने भगवान हुए वो सब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। और ब्राह्मणों ने क्षत्रिय, सारे क्षत्रियों को भगवान बनाया, इसलिए हमने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों ने अपने से ऊंचा स्थान दे दिया। अमर सिंह जी, जब आप अपनी दोस्तों की बात कर रहे हैं तो एक उसमें अनिल अंबानी भी हैं, जिनकी वजह से आपने एक तरीके से जिहाद छेड़ा मुकेश अंबानी के खिलाफ। क्या सीख मिलती है आपको इस पूरे प्रकरण से? मैंने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों से मेरा संबंध धीरू भाई अंबानी के कारण हुआ था। तो धीरू अंबानी भाई अंबानी के जाने के बाद मुझे अनिल और मुकेश अंबानी में भेद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी मित्रता धीरू भाई से थी। धीरू भाई के तमाम पुराने जानने वाले, जिसमें स्वर्गीय प्रबोध महाजन थे, आज के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, इन तमाम लोगों ने मुझे समय समय पर यही सलाह दी कि आपको दोनों को संभाव से देखना चाहिए, दोनों उनके बेटे हैं। तो ये मेरी भारी गलती थी, इसके लिए मैंने मुकेश अंबानी से सार्वजनिक क्षमा याचना भी मांगी। और मेरी उनकी मुलाकात चेन्नई के कार्यक्रम में 3-4 दिन तक हम इकट्ठे रहे, उस व्यक्तिगत मुलाकात में भी मैंने उनसे क्षमा मांगी। लेकिन ये कहने के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पारिवारिक झगड़ों में, चाहे वो अंबानियों का हो या हम जिस दल में हैं उस दल में हो, पारिवारिक झगड़ों में पड़ना नहीं चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति बाहर का ही व्यक्ति होता है। घर वाले कब एक हो जाएं, वो खाते अलग अलग हैं, लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति को जब मारना होता है तो मिलकर मारते हैं। मेरा सवाल है, देखिए आप बड़ा बाजार से राजनीति शुरू किए थे और कहाँ से संसद तक पहुँचे हैं, इतना सफलता, लेकिन ये जो दोस्ती के इशू में आज जब सेकेंड इनिंग्स राज्यसभा में अब शुरू कर रहे हैं, क्या आप फॉरगिव कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, या फिर वो याद करके अभी अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, इवन जया बच्चन, इवन मैं सुना है कि जयाप्रदा भी जब टिकट के लिए दूसरे पार्टी में फिर कोशिश किए, आपके साथ रिश्ता बिगड़ गए थे। ये बेसिकली ये आप कैसे महसूस कर रहे हैं? ये जयाप्रदा जी पर ये आरोप गलत है, बल्कि उनको कांग्रेस से सीट मिल गई थी मुरादाबाद की, उन्होंने उस सीट को छोड़ दिया। और मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने मेरा जितना साथ दिया, और मुझे इस बात का दुख ही नहीं है, मुझे इस बात की ग्लानि है। अगर मुलायम सिंह जी ने मुझसे पूछा था इटावा में कि आप में और जयप्रदा में जिसको भेज रहा हो आप तय कर लीजिए, तो मैंने कहा आप मुझे मत भेजिए, जयप्रदा जी को भेज दीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और लेकिन भेज मुझे दिया गया। मेरे जीवन का दर्शन ये है कि संबंधों के लिए सत्ता को त्यागा जा सकता है, सत्ता के लिए संबंधों को नहीं। है यही प्यार की आबरू, मैं वफा करूं, वो जफा करें, जो वफा भी काम ना आ सके तो कोई कहे हम क्या करें। ये जो एक नई चीज़ आज कल राजनीति में देखी जा रही है,
उसको बड़ी अच्छे शब्दों में कहा है बीजेपी के अध्यक्ष ने। उन्होंने कहा कि ये मेकअप आर्टिस्ट हैं। बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। इन्होंने मदद की मोदी जी की, इन्होंने मदद की नीतीश जी की, या अब पंजाब में कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए, ये बात और कोई कहे तो ठीक है, अमित शाह जी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी के साथ थे तो वो आर्टिस्ट थे, राहुल जी के साथ चले गए तो मेकअप आर्टिस्ट हो गए। आज मुलायम सिंह जी के विरुद्ध डाकू मान सिंह का लड़का तहसीलदार सिंह इटावा में, मुलायम सिंह के विरुद्ध संभल में डीपी यादव, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कीचड़ में कमल की तरह उगे और प्रस्फुटित हुए। और मुलायम सिंह के पास अगर यही लोग आ जाएं तो गुंडों की पार्टी। हमने पहले भी कहा था, आज भी करें, चाहे पीके हों चाहे ये गुंडे हों तथाकथित, हम करें तो रासलीला जय श्री कृष्ण और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। लगभग सभी दलों में आपके बहुत अच्छे संबंध है, शीर्ष स्तर पे भी। तो इतने अच्छे संबंधों के बावजूद सभी दलों से आपको वापसी में इतना लंबा समय कैसे लग गया? क्रिया चरित्र और पुरुष का भाग्य, वो कहते हैं ना, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाने, हाँ, तो मनुष्य, तो जो वही बात है। तो इसका उत्तर तो आप, हम अपनी कुंडली दिखवाएंगे, हमको ज्योतिष में विश्वास है। ये जो अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं उसमें भी आपका नाम उछल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप आपका नाम ले रहे हैं। पीटर श्विजर ने जो किताब लिखी है क्लिंटन कैश, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई $5 बिलियन आपने उनके फाउंडेशन को दिए। ऐसा है साहब, इतना बड़ा पैसा अगर गया है तो किसी धारा से गया होगा, उसका पता लगाइए। सबसे पहले हिलरी क्लिंटन को सम्मन भेजिए, सम्मन भेज के उनको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके प्रवर्तन निर्देशालय में पूछताछ करवाइए डंडा मार के, और उसके पास कैश ट्रेल का पता करिए। तो कोई कुछ भी कह दे। अब ट्रंप तो कह रहे हैं मुसलमान को हम नहीं आने देंगे यहाँ, ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम वो रंग भेद की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये भी जरूरी नहीं कि वो वही अमर सिंह हो, कोई और अमर सिंह भी हो सकते हैं। अमर सिंह के नाम के आदमी बहुत हैं, मैं ही वो अमर सिंह, मैं कह दूँ कि वो मैं नहीं। आप किसी भी विवाद या विवादास्पद व्यक्ति का नाम आता है जिसने इन सालों में आपके खिलाफ बोला, आजम खान से अमिताभ बच्चन तक, किसी के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो ये बदलाव क्या, ये 4-5-6 साल जो आपने चिंतन किया उसका नतीजा है या एक निराशा का भाव है? तो मुलायम हो गए अमर सिंह। देखिए, ये कहते हैं ना कि कंजूस होना अच्छा है कंगाल होने से। तो जो कंगाल होता है तो उसका अमिताभ बच्चन की तरह घर बिकने लगता है, नीलामी शुरू हो जाती है कनारा बैंक की। और जो कंजूस होता है उसको लोग कहते हैं हिंदूजा है, इंग्लैंड का सबसे बड़ा आदमी है लेकिन पैसा नहीं निकालता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मुलायम हो गए, मुलायम होना अच्छा है वीर बनने से। वीर बनने पर क्या होता है कि आपके पौरुष का, आपके शौर्य का फायदा उठा करके कोई कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद आपको अकेला छोड़ देता है। आज तक का जो हम देखे हैं उससे हमारे जीवन का दर्शन यही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पिछले 5-6 साल में जो एक नई ताकत निकली है वो अरविंद केजरीवाल की है। कैसे आप देखते हैं उनके भविष्य को, उनके काम को, उनके उदय को? हम उनके अंदर अपने आप को देखते हैं। अरविंद केजरीवाल में जब हम शुरू हुए थे तो इसी ऊर्जा से शुरू हुए थे कि छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वक्त के थपेड़ों ने, मार ने सिखा दिया कैसे नहीं छोड़ोगे और क्यों छेड़ोगे। तो अभी उनकी ऊर्जा है, अभी उनकी आयु है, अभी वो युवा है। वो कह सकते हैं कि मोदी मुझको पकड़ के दिखा, हिम्मत है तो तेरे में, कर मुझ पर FIR। तो ये एक अद्भुत विधा है। जिस चीज़ का आप भय दिखलाते हैं कि हम FIR कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, तो कोई कहते हैं ना नंगा खुदा से बढ़कर, खुदा और नंगे में बड़ा कौन है? बोले नंगा। क्योंकि जिसको नंगेपन का भय ही नहीं हो, तो मुझे मेरे कपड़े तुम बोलते उतार दोगे, मैं खुद स्वयं उतार देता हूँ। तो ये एक हठ धर्मिता है। अब भी मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अपने आंदोलन के बोल्ड से नहीं निकले हैं।
अरविंद केजरीवाल से मेरी ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया को मैं अपना भाई और मित्र मानता हूँ कि थोड़ा संयमित और संयत होने की ज़रूरत है। अभी तो चुनाव दूर है अगला 2019 का, लेकिन एक कोशिश चल रही है और बड़ा ये भी कोशिश चल रही है, खासतौर पर बिहार में जिस तरह से चुनाव हुए, जीत हुई, कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के तौर पर एक पेश किया जाए। ये जो एक मुहिम चल रही है, इसको आप कैसे आंकते हैं? कितनी दूर तक जाती दिखती है? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा ही है ना कि भाई सत्ता की सीता का स्वयंवर हो रहा है, सारे राजकुमार बैठे हैं और हर राजकुमार कह रहा है सजनी हम राजकुमार। नीतीश कुमार जी अगर कहें तो जयललिता जी क्यों मान जाएंगे? तो नीतीश कुमार की प्रवृत्ति और प्रकृति के बहुत लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो स्टैंड कैसे ले सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहे हैं। राजनीति में एक शख्स है सुब्रमण्यम स्वामी, और वो जिस तरह से उन्होंने राम राजन पर हमला बोला, फिर अभी अरुण जेटली पे बोला, अरविंद सुब्रमण्यम पे बोला, आप किस रूप में देखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की भूमिका? हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ। और सुब्रमण्यम स्वामी की सबसे अच्छी बात यह कि बेपरवाह है। चाह मिटी चिंता घटी मनवा बेपरवाह। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं हूँ शहंशाह। वो हवा और रोशनी की तरह हैं जिनको आप मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। मोदी जी जितनी सलाह दें वो वही करेंगे जो उनको मन को भाएगा। राजनाथ सिंह का या स्मृति ईरानी का नाम आपने नहीं लिया, क्योंकि इनकी भी चर्चा चल रही है कि इनको भी चेहरा बनाया जा सकता है। ये कैसे चेहरे होंगे? देखिए, राजनाथ भाई जी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं कहेंगे? नहीं, इसलिए नहीं कहूँगा कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री हैं, तो उनके लिए हमसे वरिष्ठ हैं, भले विरोधी हो राजनीतिक रूप से, लेकिन अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। हमसे वरिष्ठ है और हमारे पूजनीय आदरणीय, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। स्मृति ईरानी का उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक कुछ नहीं है। आखिर में जो आपका स्वास्थ्य बिगड़ा, अमर सिंह जी क्या सिखाया उसने आपको स्वास्थ्य के बारे में? क्या आपकी समझ बनी? आप इतनी बीमारियों से लड़े और अच्छी तरह से लड़े और आप लड़ रहे हैं लगातार, क्या एक समझ? बीमारियों से लड़ा, झांसी के ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर से गिर गया, यमराज ने कहा नो एंट्री। दुबई हवाई अड्डे पर हमारे पुराने दोस्त प्रेमेंद्र दास मुंशी और नेता, उनकी तरह 4 दिन तक वेंटिलेटर पर कोमा में था, कहा नहीं लौटेंगे, तार तोड़ करके आ गया, भगवान ने कहा नो एंट्री। मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए और मेरी आंतें नहीं हैं, फिर भी भगवान ने कहा नो एंट्री। मैंने एक ही चीज़ सीखी, समय, स्वास्थ्य और संबंध। समय, स्वास्थ्य, सबसे पहले इस क्रम में आप क्रमवार राजा पूछने के मूड में, इसलिए मैं क्रमवार उत्तर दे रहा हूँ। समय, फिर स्वास्थ्य, फिर संबंध, क्योंकि समय ठीक रखिए। समय अगर ठीक नहीं रहेगा तो कुछ ठीक नहीं रहेगा, ना राजनीति न कुछ। समय के बाद स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो राज्यसभा कौन जाएगा, मंत्री कौन बनेगा, दलाली कौन करेगा, और उसके बाद आता है संबंध। और ये हरदम एक से नहीं रहते। आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले में जाए। और अब रैपिड फायर। अमर सिंह जी, ये रैपिड फायर का दौर है। इसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा और आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आप कह सकते हैं पास, यानी सवाल का जवाब नहीं देना। और 5 में से 3 जवाब आप देते हैं तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज की तरफ से। शुरू करें? शुरू करें। उत्तर प्रदेश का बेहतर मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव? मुलायम सिंह यादव। अच्छा, अखिलेश तो अभी हैं मुख्यमंत्री। बेहतर मुख्यमंत्री आप कहते हैं, किसको मानते हैं? दोनों में तो पिता पिता होता है, बेटा बेटा होता है। दूसरा सवाल, अगर आप इन 2 में से एक बयान वापस लेना चाहें तो वो कौन सा होगा? आपने कहा कि मैंने मुंह खोला तो मुलायम सिंह यादव को जेल जाना पड़ेगा। दूसरा बयान आपने पिलखुआ में दिया और आपने कहा वो दिन दूर नहीं जब मुलायम सिंह यादव महिला से पराजित होंगे। आप कौन सा बयान वापस लेना चाहते? पहला बयान मैंने दिया ही नहीं, वो छापा लोगों ने ऐसा, इसलिए उसको वापस लेना चाहूंगा। ये बयान हमारे पास टेप में है। इस तरह से नहीं बोला मैं, हो तो भी मैं कहूंगा।
आप सुनना चाहते हैं उस बयान को या आप सीधा वापस लेना चाहते हैं? वापस ले रहा हूं मैं ना। चलिए, 2 जवाब आपने दे दिए। तीसरा सवाल, आप पार्टी में ज्यादा असहज किससे हैं, रामगोपाल यादव से या आजम खान से? किसी से नहीं। पास कर रहे हैं आप इसको? आपके ज्यादा प्रिय कौन है, शिवपाल यादव या अखिलेश यादव? इसको भी मैं ये कहूँगा, आप कहेंगे कि आपको दाहिनी आंख अच्छी लगती है या बाईं, आप काने बनना चाहेंगे या लंगड़े? मुझे ना काना बनना है ना लंगड़ा बनना है, दोनों आंखें ज़रूरी है, दोनों पाँव ज़रूरी है। इसलिए अगर आप कहेंगे इसको भी पास करें तो पास सही। पास। चलिए, तो एक सवाल बचा हुआ है, वो आप जवाब देंगे तो ये गिफ्ट आपका है। आप ज्यादा प्रभावित कब हुए, जब कैश फॉर वोट वाला पूरा कांड हुआ या ये जो फोन टैपिंग वाला मामला है वो चला? एक में जेल हो गई, फिर एक निजी मामला। फोन टैपिंग में। फोन टैपिंग में क्योंकि कैश फॉर वोट एक अच्छा या गलत एक प्रोसेस था, किसी ने तो किया। फोन टैपिंग आपकी निजता के ऊपर एक बहुत बड़ा गहरा आघात है। फोन टैपिंग ने मुझे झकझोर के रख दिया। अब मेरा बहुत समय जीवन का जो एक ही जीवन मिलता है वो फोन टैपिंग के कारण बर्बाद हो गया। अब मुझे कोई सामान्य छोटी बात करने के लिए भी 1 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है, फ़ोन में नहीं कर सकता, क्योंकि लगता है धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। अमर सिंह जी, जिस स्थिति में आज आप हैं उस पर कोई गाना या कोई फिल्म का डायलॉग, आप फिल्म बहुत देखते हैं, जो आपको याद आ रहा हो, जो आजकल आप गुनगुनाते हों? जो हमारे 6 वर्ष बीते, एक साथी ने पूछा कि आप कट हुआ, कोई कहता आप सहज हुए, कोई कहता है कि असहज हुए। एक फिल्म मैंने इन 6 वर्षों में कई बार देखी और मुझे उससे बड़ा संबल मिला, गुरुदत्त की प्यासा। और उसका जो एक गीत है, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन रिवाजों की दुनिया, जला दो मिटा दो इसे फूक डालो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये राज्यसभा अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये सत्ता अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दिबांग का इंटरव्यू मिल भी जाए तो क्या है, ये गिफ्ट मिल भी जाए तो क्या है, सब बेकार है। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।